टोक्यो में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकीरा खतरनाक मांस खाने वाले लाशों की भीड़ से भाग रही है। हालांकि अकीरा को अपनी जान का डर होने के बजाय समय पर ऑफिस पहुंचने की चिंता ज्यादा है। यह सब एक साल पहले अकीरा की पहली नौकरी के साथ शुरू हुआ था। जब अकीरा एक विज्ञापन कंपनी से जुड़ता है, तब भी वह सपनों और उत्साह से भरा होता है। उनके सहकर्मी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और यहाँ तक कि एक रेस्तरां में उनके लिए एक स्वागत योग्य रात्रिभोज का आयोजन भी करते हैं। और अकीरा को तुरंत अपने वरिष्ठ सहयोगी ओहटोरी पर क्रश हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा कार्यस्थल हो सकता है। हालांकि उसका भ्रम तुरंत टूट जाता है जब पहले ही दिन उसे लगातार 2 ऑल नाइटर्स खींचने पड़ते हैं और लगभग एक जीवित लाश के रूप में घर लौटना पड़ता है। तब से अकीरा की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई। उसका शोषण करने वाला बॉस कोसुगी अपने अत्यधिक काम के बोझ से उसकी हमेशा की जिंदगी छीन लेता है और जल्द ही कार्यालय अकीरा का घर बन जाता है, क्योंकि वह ज्यादातर समय बाहर नहीं निकलता है। चूंकि उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वह नौकरी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और अकीरा धीरे धीरे एक कामकाजी जोबी बन जाती है जो अपने कार्यस्थल के विषाक्त वातावरण के तहत अपनी स्वतंत्र इच्छा खो देती है। केवल उसका क्रश और हटोरी ही उसके साथ दयालुता से पेश आता है। लेकिन जब अकीरा उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा साझा करती है, नैतिकता और तथ्य यह है कि वह वही कर रही है जो उसे पसंद है, ओहटोरी का कहना है कि यह उसके लिए भी मामला नहीं है और वे जो वास्तव में करना चाहते हैं वह रास्ते से हट जाता है। एक शाम अकीरा को अपने सबसे अच्छे दोस्त केंचो के साथ डिनर पर जाने के लिए थोड़ा खाली समय मिलता है, जो कॉलेज के दौरान अकीरा के साथ फुटबॉल खेलता था। केंचो को लगता है कि अकीरा को छोड़ देना चाहिए और वह उसे कॉर्पोरेट कुत्ता कहती है। बदले में अकीरा केंचो को याद दिलाती है कि कैसे वे उसकी वजह से कॉलेज में बड़े गेम हार गए थे। एक बहस शुरू हो जाती है और दोस्त बुरी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। आखिरकार अकीरा गहरे अवसाद में गिर जाता है और उसका अपार्टमेंट कूड़ा करकट में तब्दील हो जाता है। कभी कभी जब वह ट्रेन स्टेशन पर होता है, तो वह चीजों को अपने लिए खत्म करने के बारे में सोचता है। अकीरा के कार्यालय में काम करना शुरू करने के एक साल बाद वह अपने पड़ोसी को बाहर जमीन पर पाता है। हालांकि जब वह आदमी मुड़ता है, तो अकीरा को पता चलता है कि वह आदमी एक ज़ोंबी बन गया है और वह दूसरे पड़ोसी को खाने की प्रक्रिया में है। भयभीत होकर अकीरा ऊपर की ओर भागना शुरू कर देती है, क्योंकि अधिक से अधिक लाशें उसका पीछा करने के लिए आती हैं। कभी कभी दूसरे अपार्टमेंट से भी बाहर आ जाती है। देर होने की चिंता में अकीरा छत तक जाती है और लाशों को दूसरी तरफ छोड़ने के लिए बाड़ पर से कूद जाती है। जब एक जलता हुआ विमान दूर से दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए उड़ता है, अकीरा उस अराजकता को देखती है जिसने शहर पर कब्जा कर लिया है और उसे कुछ एहसास होता है, उसे काम पर जाने की जरूरत नहीं है। इससे उसे इतनी खुशी होती है कि वह थोड़ा नृत्य करता है और सोचता है कि अपने नए खाली समय का क्या किया जाए। उस पल में उसे ओहटोरी की याद आती है और वह उसे यह जांचने के लिए एक संदेश भेजता है कि क्या वह ठीक है। बदले में वह उसे अपना स्थान भेजती है और उसे आने के लिए कहती है। फिर अकीरा एक पाइप पर चढ़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। एक खुली खिड़की के माध्यम से वह एक गर्भवती महिला और उसके पति को देखता है, और नीचे चढ़ने से पहले वह उनके लिए भोजन लेकर वापस आने का वादा करता है। अपनी साइकिल का उपयोग करते हुए अकीरा सड़क पर तेजी से आगे बढ़ने में सफल हो जाता है और हर उस ज़ोंबी को चकमा देता है जो उसे पाने की कोशिश करता है। कुछ क्षण बाद वह ओहटोरी के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसे इतना डरा हुआ पाता है कि वह उससे चिपक जाती है। उस समय ओहटोरी ने खुलासा किया कि उसका कंपनी निदेशक के साथ अफेयर चल रहा है, जो अभी वही है और वह पहले से ही एक ज़ोंबी बन चुका है। निर्देशक तुरंत हमला करता है, लेकिन ओहटोरी हिल नहीं सकती क्योंकि उसका पैर घायल हो गया है। इसलिए अकीरा ज़ोंबी से लड़ना शुरू कर देती है। कुछ संघर्ष के बाद अकीरा अपने फुटबॉल प्रशिक्षण का उपयोग निर्देशक से निपटने के लिए करती है और उसे फर्नीचर के खिलाफ फेंक देती है। ओहटोरी ज़ोंबी पर हमला करने का यह मौका लेता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है, जबकि वह अपनी पत्नी को अपने वादे के अनुसार नहीं छोड़ने के लिए चिल्लाता रहता है। अचानक ओहटोरी फर्श पर गिर जाती है और थोड़ी देर के दौरे के बाद उसका शरीर भी एक ज़ोंबी में बदल जाता है। वह अकीरा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह काट सके, वह उसे धक्का देने से नहीं हिचकिचाता। फिर अकीरा भागने से पहले उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और उसे उसका पीछा करने से रोकने के लिए अपने पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। शाम को अकीरा बहुत सारी आपूर्ति के साथ अपनी इमारत में लौटता है, लेकिन जब वह पड़ोसियों के घर पर रुकता है, तो वह उसे खाली और खून से लथपथ पाता है। वह आंसुओं के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटता है, लेकिन जब वह अपने पड़ोसियों के लिए दुखी होता है, तो उसे याद आता है कि ओहतोरी ने उससे कहा था कि वे वास्तव में जो करना चाहते हैं वह हमेशा किनारे रह जाता है।
अकीरा को एहसास होता है कि वह जल्द ही मर सकता है और वह किए बिना नहीं जाना चाहता जो वह वास्तव में चाहता है। इसलिए वह एक नोटबुक लेता है और ज़ोंबी बनने से पहले करने योग्य 100 चीजें शीर्षक से एक सूची शुरू करता है। पहला व्यक्ति किसी को बता रहा है कि वह उनसे प्यार करता है और वह पहले ही इसे सूची से हटा देता है। अगली सुबह अकीरा बहुत ऊर्जा के साथ उठती है और सूची पर काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वह अपने अपार्टमेंट की सफाई करता है, फिर वह सुपरमार्केट में जाकर वे सभी महंगी चीजें खरीदता है जो उसे पहले कभी नहीं खरीदने को मिलती थी। यहाँ कुछ जॉम्बीज हैं, लेकिन वह ट्रॉली में सवार होकर उनसे बच निकलता है। इसके बाद वह अपने बालों को रंगता है, लेकिन कुछ अलग अलग रंगों को आजमाने के बाद वह अपने प्राकृतिक काले रंग पर ही टिके रहने का फैसला करता है। वह एक इमारत के किनारे पर अपना चित्र भी बनाता है और उसे एक बाइक मिलती है जिसे वह पूरी गति से शहर में चलाता है। शाम को वह अपने नए जीवन का जश्न मनाने के लिए टोक्यो टावर के बगल में आतिशबाजी जलाता है। जैसे जैसे अकीरा सूची के लिए चीजें लाती रहती है, दिन बीतते जाते हैं। 5वें दिन उसने अपनी इमारत की छत पर बारबेक्यू किया, जबकि बाड़ की दूसरी तरफ लाशों को नजरअंदाज कर दिया। जब वह अपना स्टेक खाने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसके मसाले खत्म हो गए हैं, इसलिए वह कुछ लेने के लिए सुपरमार्केट में जाता है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है और हेलमेट पहने एक व्यक्ति उसे पीटना शुरू कर देता है। केवल तभी रुकता है जब अकीरा बताती है कि वह ज़ोंबी नहीं है। फिर वह व्यक्ति हेलमेट उतार देता है और अकीरा शिजुका नाम की एक खूबसूरत महिला को देखकर चौंक जाती है। जब वे बातें कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक आदमी को बाहर मदद मांगते हुए सुना। अकीरा उस आदमी का पीछा करते हुए ज़ोंबी पर चीजें फेंकने के लिए दौड़ती है, लेकिन यह प्रभावी नहीं है। ज़ोंबी बाजार में प्रवेश करता है और शिजुका अद्भुत कौशल दिखाते हुए उससे लड़ना शुरू कर देता है। जब कोई दूसरा ज़ोंबी आता है तो वह बस एक छोटा सा अलार्म उपकरण फेंककर उसे दूर रखती है, जिससे पता चलता है कि ज़ोंबी ध्वनि से आकर्षित होते हैं। अकीरा प्रभावित होती है और शिजुका को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन उसने उसे यह कहकर मना कर दिया कि लोगों को बचाने की अकीरा की जरूरत केवल खतरे को आकर्षित करेगी। बाद में अकीरा अपने अपार्टमेंट में लौटता है और अपने कॉलेज के दिनों की तस्वीरें देखकर उसे अपने दोस्त के बारे में चिंता होने लगती है। वह सूची में कुछ जोड़ने का फैसला करता है और फिर वह केंचो को बुलाता है, जो अभी भी इंसान है लेकिन मुसीबत में है। वह एक लव होटल के कमरे में फंस गया है क्योंकि गलियारे लाशों से भरे हुए हैं और जिस लड़की को उसने शरारत करने के लिए बांधा था वह भी संक्रमित है। अकीरा उसे बचाने का वादा करता है और अपनी पुरानी फुटबॉल वर्दी उतारने के बाद वह बड़ी तेजी से सड़कों पर सभी लाशों को चकमा देते हुए अपनी बाइक पर निकल जाता है। कुछ जॉम्बीज ने पिछले पहिए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अकीरा ने एक तेज मोड़ से उन्हें खो दिया। इस बीच केंचो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी ज़ोंबी गिरोह तुरंत उसके पीछे आ जाता है। वह वापस अंदर भागता है, लेकिन लाशों द्वारा दरवाजा पटकने की आवाज सुनकर उसे उस समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब वह बड़े गेम में असफल हो गया था, जिससे वह टूटने की कगार पर पहुंच गया था। अकीरा वापस आकर उसे होटल की सड़क लाशों से भरी हुई लगती है, इसलिए वह एक स्पीकर को जमीन पर फेंक देता है और उसमें संगीत बजा देता है, जिससे सभी लाशें उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। फिर अकीरा अपने फुटबॉल प्रशिक्षण का उपयोग फिर से किसी भी शेष लाश से बचने और कूदने के लिए करता है, यहाँ तक कि उनमें से कुछ को दूर धकेल देता है। कुछ कारों की छत पर कूदने के बाद वह होटल में प्रवेश करने में सफल हो जाता है और केंचो को खोजने से पहले एक और ज़ोंबी से निपटता है। कमरे में केंचो को अचानक शांति का एहसास होता है और वह दरवाजा खोलता है और गलियारे को खाली पाता है। अकीरा आती है और दोनों दोस्त एक दूसरे से माफी मांगते हैं, इससे पहले कि उनके पीछे और भी ज़ोंबी आ जाएं। लोग तुरंत छत की ओर भागते हैं और सीढ़ी से दरवाजा बंद कर देते हैं, अंततः भागने में सफल हो जाते हैं। दोनों एक फैंसी रेस्तरां में छिपते हैं और एक अद्भुत भोजन साझा करते हैं, जिसके दौरान केंचो को सूची मिलती है। उसे पता चलता है कि आखिरी चीज मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ संबंध बनाना है और वह अकीरा से कहता है कि वह सभी की रक्षा करने के लिए आभारी है। यह अकीरा को एक विचार से प्रेरित करता है। वह लोगों को लाशों से बचाने के लिए एक सुपरहीरो बनना चाहता है, लेकिन केंचो बताते हैं कि अकीरा के पास शक्तियां नहीं है। कुछ समय बाद केंचो ने समाचार में देखा कि टोक्यो पृथ्वी पर नरक बनता जा रहा है और कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए। अकीरा सहमत है और इबाराकी में मरीन पैराडाइस एक्वेरियम को अपने गंतव्य के रूप में चुनती है क्योंकि उनके पास एक विशेष डाइविंग सूट है जो शरीर को शार्क से बचाता है, इसलिए इसे अकीरा को लाशों से बचाना चाहिए और उसका सुपरहीरो सूट बनना चाहिए। बाद में वे सामान लेने के लिए बाजार में जाते हैं, लेकिन उसी समय वे लोगों के एक समूह को लाशों से दूर भागते हुए देखते हैं। उनमें से ज्यादातर दुर्भाग्य से मारे जाते हैं,
लेकिन अकीरा दो फ्लाइट अटेंडेंट, एक बस ड्राइवर और शिजुका का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो जाती है, जिनके कौशल उसे इतनी बड़ी भीड़ से नहीं बचा सकते। समूह दुकान में भागता है और शटर गिरा देता है। इस प्रक्रिया में एक जोंबी का हाथ कट जाता है। हर कोई बचाव के लिए आभारी है, लेकिन बस चालक अपना कटा हुआ हाथ छुपाता है। फिर वे ढेर सारा सामान ले लेते हैं और खूब शराब पीने के साथ थोड़ा सा रात्रिभोज करते हैं। अकीरा की सूची में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ ड्रिंक करना शामिल है, लेकिन जब वह उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो वे कैंचो के पक्ष में उसे अनदेखा कर देते हैं। दोनों महिलाएं अकेले में शरारत करने के लिए कैंचो के साथ चली जाती हैं, और अकीरा शिजुका के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, जो देखती है कि उसने शटर से अपना हाथ काट लिया है। वह तुरंत इसका ध्यान रखती है और बताती है कि वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करती थी। उसी समय बस ड्राइवर एक जोंबी में बदल जाता है और अकीरा और शिजुका का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि जब वह तीनों को मौज मस्ती करते हुए सुनता है, तो वह उनके पीछे जाने का फैसला करता है। पीछे से उन्हें आश्चर्यचकित करके ड्राइवर उनमें से एक लड़की से निपटने और उसे काटने में कामयाब हो जाता है। जब उसकी सहेली उसकी मदद करने की कोशिश करती है, तो ड्राइवर उसकी ओर मुड़ता है और उसे भी काट लेता है। इसके बाद ड्राइवर केंचो का पीछा करना शुरू कर देता है, और जब अकीरा उसकी मदद करना चाहती है, तो शिजुका उन्हें पीछे छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि वह अपने दम पर जीवित रहने में बेहतर है। हालांकि शिजुका को एक रेडियो मिल जाता है और वह जोबी का ध्यान भटकाने के लिए इसका उपयोग करता है, जिससे अकीरा को केंचो को बचाने का मौका मिलता है। जब ड्राइवर रेडियो पर अटका होता है, शिजुका दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन वह अकेले शटर नहीं उठा पाती है और जल्द ही ज़ोंबीफाइड लड़कियां उसे ढूंढ लेती है। वह सभी लाशों को दूर धकेलने के लिए एक टोकरी का उपयोग करती है, जबकि लड़के भी शटर उठाने के लिए आते हैं, लेकिन वे भी इसे नहीं खोल पाते हैं। शिजुका को एक ही समय में सभी लाशों से लड़ते हुए देखकर केंचो आतिशबाजी का एक गुच्छा जलाने के लिए दौड़ता है, जिससे लाशों का ध्यान भटक जाता है और अकीरा शिजुका को बचाने की अनुमति देता है। फिर तीनों मिलकर शटर खोलने का काम करते हैं और लड़के आरवी के अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पहले तो शिजुका उनके साथ शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन लाशों को उनके पीछे आते देखकर और यह सोचकर कि वह गाड़ी नहीं चला सकती, उसके पास उनके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जल्द ही तीनों शहर से बाहर हैं। उनका गंतव्य एक्वेरियम है, लेकिन वे अभी भी कुत्तों को उनके पट्टे से मुक्त करना, आपूर्ति इकट्ठा करना जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए अक्सर रुकते हैं, और केंचो अपने बालों को भी रंगते हैं। अकीरा अपनी सूची से सुप योगा जैसी चीजें करने के लिए कहता है, जो केंचो के पानी में गिरने के साथ समाप्त होती है। वे पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, कैंप फायर पर खाना बनाते हैं और अधिक आतिशबाजी जलाते हैं। जब उन्हें गर्म झरनों वाला एक होटल मिलता है, तो वे लाशों को नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं रात बिताते हैं। वे गर्म पानी, गर्म सेक और जुगनू से भरे आकाश के अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं। अगले दिन तीनों अंततः एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं, लेकिन आरवी अचानक सड़क से हट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे अकीरा बेहोश हो जाती है। तब पता चला कि सड़क स्पाइक ट्रिप से ढकी हुई है। कुछ क्षण बाद अकीरा अपना नाम चिल्लाते हुए एक आवाज सुनकर जागता है, और वह यह जानकर चौंक जाता है कि उसका पुराना मालिक कोसुगी वहां है। यह पता चला है कि टोक्यो के सभी जीवित बचे लोग यहाँ छिपे हुए हैं, जिनमें अकीरा का पड़ोसी जोड़ा भी शामिल है। उन्होंने एक समुदाय बनाया है और अब एक्वेरियम के अंदर जीवित रहने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो उनका किला बन गया है। बचे हुए लोगों को अलग अलग कामों की देखभाल के लिए टीमों में विभाजित किया गया है, और कोसुगी समुदाय का नेता है जो सभी को अपने साथ रखता है। उनके पास कुछ ट्रक भी हैं जो कभी कभी आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए शहर के लिए रवाना होते हैं, और अन्य लोगों को वाहनों को लूटने से रोकने के लिए। अकीरा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वे लाशों का उपयोग करते हैं। उनमें से एक झुंड बाहर बाढ़ के पीछे बंद है, और जब उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो एक गार्ड उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मेगाफोन का उपयोग करता है। केंचो और शिजुका पहले से ही काम में मदद कर रहे हैं, और कोसुगी ने अकीरा को भी उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। अकीरा झिझकती है क्योंकि वह अपनी बकेट लिस्ट खत्म करना चाहता है, लेकिन कोसुगी उसे यह बताकर रुकने पर मजबूर कर देता है कि यह उसके दोस्तों के लिए सुरक्षित है। बाद में रात के खाने के दौरान केंचो यह देखकर क्रोधित हो जाता है कि कोसुगी और उसके करीबी दोस्त विलासितापूर्ण भोजन करते हैं, जबकि अन्य सभी बचे लोगों को केवल नियंत्रित राशन मिलता है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए बॉस का समूह अकीरा के साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। केंचो उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन पति उसे रोकता है क्योंकि कदाचार से पूरी टीम को बाहर निकाला जा सकता है। फिर केंचो और शिजुका अपना भोजन गर्भवती महिला के साथ साझा करते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ हो सके।
उन्हें धन्यवाद देने के लिए पति केंचो और शिजुका को पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए चुपचाप निकलने का रास्ता दिखाता है। केंचो आरवी की जांच करता है, लेकिन टायर बर्बाद हो गए हैं। अकीरा कड़ी मेहनत करना जारी रखता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि वह फिर से एक ज़ोंबी गुलाम बन गया है। इस बीच शहर में एक ट्रक ड्राइवर का ध्यान धूम्रपान करते समय भटक जाता है और वह ट्रक के अंदर आपूर्ति के साथ एक ज़ोंबी को घुसते हुए नहीं देख पाता है। बाद में ट्रक एक्वेरियम में लौटता है और जैसे ही ड्राइवर दरवाजा खोलता है, ज़ोंबी बाहर कूदता है और उसे काट लेता है। गार्ड भागने की कोशिश करता है और दरवाजा खुला होने पर लाशों की एक भीड़ अंदर घुसने लगती है। जैसे ही लोग पागलों की तरह भागते हैं, अराजकता जल्द ही एक्वेरियम पर कब्जा कर लेती है और ज़ॉम्बीज हर जीवित बचे व्यक्ति को काटना शुरू कर देते हैं, जिस पर वे अपना हाथ रख सकते हैं। जल्द ही कुछ लाशें शार्क प्रदर्शनी में पहुंच जाती हैं और पानी में गिर जाती हैं, जहां वे सभी शार्क का भोजन बन जाती हैं। इस बीच कैंचो और शिजुका ने अकीरा को दिखाया कि उन्होंने आरवी को ठीक कर दिया है और कुछ आपूर्ति चुरा ली है, इसलिए वे जा सकते हैं। हालांकि अकीरा बताती है कि यह जगह अधिक सुरक्षित है और उसने यहीं रहने का फैसला किया। जब अकीरा वापस अंदर जाती है, शिजुका को बकेट लिस्ट मिलती है और उन सभी गतिविधियों को देखने के बाद जो उन्होंने एक साथ की है, उसे ध्यान आता है कि सुपरहीरो बनना अभी तक पार नहीं किया गया है। एक्वेरियम के अंदर कोसुगी हर किसी पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसने देखा है कि वहां लोग गायब हैं और काम करने की जरूरत है। अचानक केंचो ने उसे पीछे खींच लिया और शिजुका ने अकीरा से बात करने के लिए बीच में आकर इशारा किया कि इस तरह जीना वास्तव में जीना नहीं है, वे बिना काटे सिर्फ लाश हैं। वह अकीरा को उसकी बकेट लिस्ट भी दिखाती है, जिससे उसे याद आता है कि उसे कोसुगी के लिए काम करने से कितनी नफरत थी और उसे सर्वनाश के बीच में मौजमस्ती करना कितना पसंद था। अचानक कोसुगी ने सूची चुरा ली और उस पर कदम रखने के लिए उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे अंततः अकीरा को प्रतिक्रिया करनी पड़ी। वह कोसुगी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और पद छोड़ने की घोषणा करने से पहले सूची पुनः प्राप्त कर लेता है। उस समय अंततः लाशें इस क्षेत्र में भी पहुंच जाती हैं और अराजकता फैल जाती है। कोसुगी भागने से पहले अपने दोस्तों को धक्का दे देता है, लेकिन अकीरा अपने दोस्तों की मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वे गलियारे से होकर भागते हैं और शार्क प्रदर्शनी कक्ष में जाने से पहले अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जहां उन्हें कोसुगी मिलता है। क्रोधित कैंचो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पानी से बाहर कूदने और उसके बगल में उतरने वाली शार्क द्वारा उसे रोका जाता है। लोग घबरा गए, लेकिन शिजुका ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि शार्क जमीन पर नहीं चल सकती। हालांकि शार्क अचानक अपने द्वारा खाए गए ज़ोंबी के सभी पैरों को छोड़ देती है, जिससे वह फर्श पर चल सकता है। समूह गलियारे की ओर वापस भागता है, लेकिन शार्क दीवार से टकराकर रास्ता रोक देती है। हर कोई फिर से भागना शुरू कर देता है और कोसुगी छिपने का फैसला करता है, जबकि अकीरा एक दरवाजा ढूंढती है और दरवाजा बंद करने से पहले सभी को सुरक्षा के लिए अंदर ले जाती है। जब शार्क दरवाजे पर दस्तक देती है, कोसुगी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह शोर मचाता है और जानवर का ध्यान आकर्षित करता है। उसी समय अकीरा को एहसास होता है कि कोसुगी गायब है और कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, जिससे केंचो को पता चलता है कि कोसुगी को जो मिलता है वह उसका हकदार है। हालांकि अकीरा नहीं चाहती कि उसकी निगरानी में किसी की मौत हो, चूंकि वह उसे रोक नहीं सकता। केंचो यह बताकर अपने दोस्त की मदद करता है कि कमरे में एक विशेष डाइविंग सूट है। इस बीच कोसुगी गलियारे में दौड़ रहा है और यात्राएं कर रहा है। जब शार्क उसे पकड़ने वाली होती है, तो अकीरा अपनी नई सुपरहीरो पोशाक में आता है और शार्क को लात मारता है। तभी जानवर उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। अकीरा ने शार्क का मुंह पकड़ लिया, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय कोसुगी भाग गया। सौभाग्य से कैंचो एक फोकलिफ्ट में दिखाई देता है, इसलिए अकीरा उसे जगह देने के लिए रास्ते से हट जाती है। कैंचो फोकलिफ्ट को सीधे शार्क के पास ले जाता है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद उसे एहसास होता है कि इसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है और वह भागने का फैसला करता है। जब अकीरा शार्क प्रदर्शनी में पहुंचता है, तो वह कोसुगी को लाशों से घिरा हुआ पाता है और तुरंत उनसे लड़ने के लिए कूद पड़ता है। वह कुछ को हराने में कामयाब होता है, लेकिन बहुत सारे हैं और जल्द ही वह घिर जाता है। लाशें उसे काटना शुरू कर देती हैं और हालांकि वे विशेष सूट नहीं तोड़ सकते, फिर भी यह अकीरा के लिए दर्दनाक है। गलियारे में कैंचो शार्क से बचकर भाग रहा है, और जब वह दीवार में छेद देखता है, तो वह प्रदर्शनी में प्रवेश करने के लिए उसमें से कूदने का फैसला करता है। शार्क उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत बड़ी होती है और छेद में फंस जाती है। अचानक कुछ संगीत बजना शुरू हो जाता है। यह शिजुका है, जो लाशों का ध्यान भटकाने के लिए 2 मेगाफोन लाया है। त्वरित और सुंदर चाल के साथ
वह भीड़ के बीच से भागती है क्योंकि वे उसके पीछे आते हैं और जब वह टेंट के किनारे पर पहुंचती है तो वह मेगाफोन को अपने पीछे फेंक देती है। इसके कारण सभी ज़ोंबी शोर का अनुसरण करते हैं और पानी में गिर जाते हैं। तीनों फिर से एकजुट हो जाते हैं और जब कोसुगी उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता है तो शार्क अंततः खुद को मुक्त कर लेती है और बॉस को दूर धकेल देती है। अकीरा उसे जांचने के लिए दौड़ती है और शार्क हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा उसके मुंह को फंसाने के लिए पाइप के एक टुकड़े का उपयोग करती है। हालांकि शार्क पाइप से अधिक मजबूत है और अकीरा का हाथ पकड़कर अपना मुंह बंद कर लेती है। जैसे ही शार्क अकीरा को चारों ओर से मारना शुरू कर देती है, शिजुका उसकी बैटरी लेने के लिए टॉर्च लेने के लिए दौड़ती है, यह समझाते हुए कि शार्क के सिर में अपने शिकार का पता लगाने के लिए एक अति संवेदनशील उपकरण होता है और बिजली का झटका उसे मार सकता है। शिजुका द्वारा बैटरियों को टेप से जोड़ने के बाद कैंचो ने उन्हें पकड़ लिया और कॉलेज में फेल हुए फुटबॉल पास को याद करते हुए इस बार बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया। केंचो की पूरी ताकत से बैटरियां फेंकी जाती हैं और शार्क केंचो की ओर मुड़ने और उस पर जोरदार प्रहार करने से ठीक पहले अकीरा के हाथों पर सुरक्षित रूप से गिर जाती है। क्रोधित होकर अकीरा बैटरियों को अपनी मुट्ठी में रखता है और शार्क की नाक पर मुक्का मारने के लिए कूदता है, जिससे उसके शरीर में एक झटका लगता है जिससे वह प्रभावी रूप से मर जाता है। बाद में अकीरा और शिजुका केंचो की जांच करने के लिए दौड़ पड़े, जो बिल्कुल ठीक निकला। कुछ घंटों बाद सभी जीवित बचे लोगों ने अपने बीच आपूर्ति वितरित कर ली है और एक्वेरियम छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोसुगी उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए आता है, लेकिन अब परिवार उसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है और यहाँ तक कि उसके पुराने कर्मचारी भी उसे हमेशा एक भयानक बॉस होने के लिए बुलाते हैं। हर कोई इस बात से सहमत है कि अकीरा एक बेहतर नेता थी और अब वे एक ज़ोंबी की तरह काम करने के बजाय वास्तविक जीवन जीने के लिए तैयार हैं। कोसुगी के रोने को नजरअंदाज करते हुए सभी जीवित बचे लोग अपनी आंखें खोलने के लिए अकीरा को धन्यवाद देते हैं और वे कारों में चले जाते हैं। जब तीनों अपने आरवी में पहुंचते हैं तो कोसुगी हर बात पर पछतावा होने का नाटक करता है और उनके साथ शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे ठुकरा देते हैं और उसके बिना चले जाते हैं। अब तीनों दोस्त सूची में और चीजें जोड़ने के लिए तैयार हैं। शिजुका लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बनना चाहती है और केंचो लोगों को हंसाने के लिए कॉमेडियन बनना चाहती है। अकीरा ने हीरो बनने की बात को आगे बढ़ाया और हीरो बनने को अपना नया काम बनाना जोड़ा, यह घोषणा करने से पहले कि वे 100 तक पहुंचने तक चलते रहेंगे। अगर आप इस तरह की समझाई गई फिल्म देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू रखें।